नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे किस सीट पर कौन भारी, चुनाव की तैयारी। लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों का प्रत्याशियों पर मंथन जारी है। देवभूमि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसके तहत कांग्रेस ने उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने टिहरी गढ़वाल से जोत सिंह गुनसोला, पौड़ी से गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा से प्रदीप टम्टा को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं कांग्रेस ने नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट पर सस्पेंस को बरकरार रखा है। जबकि भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर ही प्रत्याशियों की घोषणा की है, जबकि 2 सीटों पर भाजपा भी प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद टिहरी संसदीय सीट पर भाजपा की माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला आमने सामने होंगे। राज्य लक्ष्मी 3 बार सांसद रह चुकी हैं और चौथी बार चुनावी मैदान में है, जबकि गुनसोला को पहली बार सांसद का टिकट मिला है। वो 2 बार मसूरी से विधायक रह चुके हैं। वहीं अल्मोड़ा संसदीय सीट पर इस बार भी भाजपा और कांग्रेस के दोनों पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने रहेंगे। भाजपा ने सांसद अजय टम्टा को जहां फिर मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने भी पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा पर ही विश्वास जताया है। जबकि पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर भाजपा ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कांग्रेस ने इस सीट पर गणेश गोदियाल को टिकट दिया है। कांग्रेस की पहली सूची से साफ है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ने के इनकार के बाद पार्टी को दूसरे विकल्प के नेताओं को उतारना पड़ा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैसे कांग्रेस के ये प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशियों को टक्कर दे पाएंगे। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए समय नजदीक आते ही भाजपा कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों पर मंथन के बाद अब प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है। इसी के तहत कांग्रेस ने उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने टिहरी गढ़वाल से जोत सिंह गुनसोला, पौड़ी से गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा से प्रदीप टम्टा को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं कांग्रेस ने नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट पर सस्पेंस बरकरार रखा है। कांग्रेस का दावा है कि भारी बहुमत के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। प्रत्याशी उतारे हैं तो कुछ उम्मीद से ही उतारे होंगे और मैं खुश हूँ कि अच्छे प्रत्याशी हैं। हमारे टिहरी से भी जो जोत सिंह जी हैं उनकी काफ़ी स्वच्छ छवि है और सबके साथ उनका मेलजोल अच्छा है और लोगों में खासा उत्साह उनको लेकर है, क्योंकि नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है। आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है किसी भी तरीके का, तो एक अच्छे प्रत्याशी के तौर पे है। गणेश गोदियाल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, काफ़ी मजबूत दावेदार हैं और पार्टी की सर्वे में भी उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स वहाँ से आए हैं और मुझे खुशी है कि एक मजबूत व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है और जैसा हम चाह रहे थे कि बड़े चेहरे भी चुनाव लड़े। बहुत अच्छी तरह देखते हैं, बिना चश्मे के देख रहे हैं। आपने तो चश्मे पहने हुए हैं पर हम बिना चश्मे के देखते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं का जिन्होंने कल से अब तक मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, जो मेरे पास कमी है, जो मेरे पास, मैंने कहा था कि मेरे पास संसाधनों की कमी है, हमारे तमाम ऐसे कार्यकर्ता, ये गैरवार जी यहाँ पर है, ये परसों जखोली ब्लॉक से 15 लोग इनके साथ आए जिन्होंने कहा गोदियाल जी आप संसाधनों की बात मत करिए, हम लोग आपके लिए खड़े हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने भी राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर ही प्रत्याशियों की घोषणा की है, जबकि 2 सीटों पर भाजपा भी प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है। उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद टिहरी संसदीय सीट पर भाजपा की माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला आमने सामने होंगे। राज्य लक्ष्मी 3 बार सांसद रह चुकी है और चौथी बार चुनावी मैदान में है, जबकि गनसोला को पहली बार सांसद का टिकट मिला है। वे 2 बार मसूरी से विधायक रह चुके हैं। वहीं अल्मोड़ा संसदीय सीट पर इस बार भी भाजपा और कांग्रेस के दोनों पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने रहेंगे। भाजपा ने सांसद अजय टम्टा को जहां फिर मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने भी पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा पर विश्वास जताया है। जबकि पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर भाजपा ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर गणेश गोदियाल को टिकट दिया है।
नहीं, कोई पेच नहीं फंसा ना। एक बार पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें जितने फाइनल हो जाते हैं वो घोषणा हो जाती है। उसके बाद अभी कोई मीटिंग ही नहीं हुई। जैसे ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी केंद्र की, वो तो मैं नहीं तय कर सकता। जब वो होगी उसमें डिस्कशन होगा, डिस्कशन में जो फाइनल होगी घोषित हो जाएगी। एक प्रक्रिया है ना। हमारी पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है कि परिवार के मुखिया ने जो कहा और वो कर दिया। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उस बोर्ड में डिस्कशन होता है, नीचे से नाम जाते हैं, उसके आधार पर पार्टी निर्णय करती है। कि भारतीय जनता पार्टी के पास पांचों लोकसभा सीटें 2014 से हैं और जनता इनके सांसदों को खोज रही है। लगातार उनके गुमशुदगी के पोस्टर भी क्षेत्रों में देखने को मिले। जो गांव इनके सांसदों ने गोद लिए थे, उन गांवों का हिसाब किताब आज तक जो है जनता को नहीं मिल पाया है। राज्य हित का और अपने क्षेत्र के हित का कोई भी मुद्दा इनके सांसदों ने लोकसभा में नहीं उठाया है, तो इनका रिपोर्ट कार्ड जो है शून्य पे है और जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। पांचों सिटिंग सांसद होने के बावजूद भी भाजपा अभी तक अपनी 2 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है। कुल मिलाकर लोकसभा सीट के लिए समय बेहद कम है। यही वजह है कि राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा कांग्रेस भले ही जीत का दावा करे, लेकिन दोनों ही दलों के लिए 24 की जंग आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा के लिए एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े नेताओं का चुनाव लड़ने से इनकार करने पर कांग्रेस की लड़ाई कठिन हो गई है। यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, हरीश रावत जैसे तमाम दिग्गज नेताओं के चुनाव न लड़ने से कांग्रेस के लिए भी जंग काफी मुश्किल लग रही है। ऐसे में देखना होगा कि 2024 का चुनाव किसको जीत का स्वाद चखाता है और किसको हार से सामना कराता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जहां तो लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में भी लगे हुए हैं। जहां एक और बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की थी, तो वहीं कांग्रेस ने भी उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें गणेश कोदियाल का नाम है और जोत सिंह का नाम है और ये कहीं ना कहीं और प्रदीप टमटा का नाम है। और ये माना जा रहा है कि ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं ये कितने असरदार होंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उसके बाद दूसरे विकल्प को तलाशा गया। फिलहाल 3 लोगों के नाम फाइनल हुए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से लक्ष्मी अग्रवाल जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस से मोहन काला जी, प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशुपाल सिंह रावत जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राजनीतिक विशेषज्ञ वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मोहन काला जी से करेंगे। बीजेपी के बाद आपने भी 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें प्रदीप टमटा का नाम है, जोत सिंह का नाम है और गणेश कोदियाल का नाम है। अगर हम बात करें इन तीनों प्रत्याशियों की, और ये माना जा रहा है गणेश कोदियाल जी तो ठीक है, लेकिन बाकी जो अभी जोत सिंह पर भरोसा जताया गया है उसको लेकर भी क्या लग रहा है, चुनाव में किस तरीके का समीकरण बैठेगा, किस तरीके की तैयारी कांग्रेस की है? देखिए, कांग्रेस ने पूरी तैयारी के साथ जो है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सीईसी की बैठक में जो फैसला लिया और उस फैसले के तहत हमारे कल जो 3 प्रत्याशियों के नाम थे जो उनको घोषित किया गया, जिसमें पौड़ी गढ़वाल से बहुत ही सम्मानित उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गणेश कोदियाल जी को प्रत्याशी के रूप में पौड़ी गढ़वाल से जो है कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो वहीं अगर मैं अल्मोड़ा के विषय पर आपसे बात करूं तो राज्यसभा के पूर्व सांसद के रूप में और कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठतम नेताओं के रूप में जिनका हमेशा एक लंबा योगदान रहा, प्रदीप टमटा जी को जो है चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है। तो वहीं टिहरी गढ़वाल से अगर आप देखेंगे तो जो मसूरी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे और जिनका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा, एक सामाजिक जो है योगदान में जिनका रहा, इसके साथ साथ जो है इंटक जैसे फ्रंटल संगठन में जो है कांग्रेस की उनकी एक अहम भूमिका रही है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो इंटक है वो कर्मचारी वर्ग पर काम ज़्यादा करता है और उन सारे कर्मचारी वर्गों से लेकर जितने भी तमाम जो विभाग है उनमें जो यूनियन हैं, उन यूनियनों में जो है इंटक के रूप से जो है जोत सिंह मुंसेला जी ने एक लंबे समय तक काम किया, उनका एक्सपीरियंस है और एक अनुभवी नेता के रूप में जो है टिहरी गढ़वाल से जो है कांग्रेस पार्टी ने जोत सिंह मुंसेला जी पर विश्वास जताकर उन्हें मैदान में उतारा है। और जो 2
सीटें हरिद्वार और नैनीताल के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 से 2 दिन के भीतर जो है इन पर भी दोनों प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है धरातल पर उतरकर काम करेगा और पांचों लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मात देने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता पांचों प्रत्याशियों के रूप में जो है इस प्रदेश के अंदर 2024 में करेगा। क्योंकि 2014 के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं या 2019 के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तराखंड के आम जन मानस के साथ जो छल करने का काम किया, जो विश्वासघात करने का काम किया, अभी बार बार मैं आपसे आपके चैनल पर जब अभी सुन रहा था टिहरी लोकसभा के विषय पे, तो टिहरी लोकसभा के अंदर अगर आप देखेंगे तो जनताओं ने जो है गुमशुदगी के पोस्टर लगाए हैं जो है राजलक्ष्मी शाह जी के। इनका जो गोद लिया गांव था बोहन गांव, उस गांव में 5 साल के अंदर सिर्फ एक बार महारानी जी जाती हैं और वहां पर भी गांव के लोगों का आक्रोश झेलना पड़ता हो, वो गांव गोद में से उतरा ही नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों को लेकर लोकसभा के इस 2024 के चुनाव में पूरी मजबूत रणनीति के साथ कांग्रेस जो है ताल ठोकेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो कारनामे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के विकास को जिस तरीके से अवरोधक बनने का काम उत्तराखंड के विकास में किया है, तमाम मुद्दे हमारे पास इस प्रदेश के हैं, चाहे वो बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में आपसे विषय पर आपसे बात करूं, चाहे मैं महिला अत्याचारों पर आपसे बात करूं, चाहे वो कर्मचारियों के विषय पर मैं आपसे बात करूं, आशा आंगनबाड़ी के रूप में आपसे काम करूं, कोरोना योद्धाओं को जिस तरीके से नौकरी से बाहर किया गया उनके परिप्रेक्ष्य में बात करूं, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया गया उस पर बात करूं, बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हुए और अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड की बेटी जिसके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो अपराध उसके साथ किया, उसकी हत्या में सम्मिलित रहे, ऐसे तमाम इस प्रदेश के अंदर जो मुद्दे उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस जो है घर घर जाने का काम करेगी। और इस लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि आपने पिछले 2 लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से उत्तराखंड के लोगों को जो सपने दिखाने का काम किया और उसके विपरीत बिल्कुल ये लोकसभा के चुनाव रहे हैं। अभी हाल ही में आपने उत्तराखंड की सरकार की जो रिपोर्ट पेश हुई और आपके चैनल पर उस पर डिबेट पर इस पर हुई थी कि आज किस तरीके से जो है पहाड़ और मैदान में जो खाई खोदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, कैसे देख रही हैं? अगर हम प्रत्याशियों की बात करें, आपने सिटिंग सांसदों को फिर से भरोसा जताया है और इस बार अगर हम कांग्रेस की लिस्ट पर गौर करें तो इसमें कहीं ना कहीं जो गणेश गोदियाल जी हैं उनको मौका दिया गया, प्रदीप टमटा जी को दिया गया और साथ ही साथ जोत सिंह को दिया गया है। अनम्यूट कीजिएगा लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी आवाज आ रही है आपको? लक्ष्मी जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, वापस आते हैं आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी, चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी है, बीजेपी अपनी तैयारियों में लगी है, यूकेडी की भूमिका जरा क्लियर करिएगा। देखो यशी जी, लोकतंत्र के महापर्व में बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। देश की तकदीर और तस्वीर बदलती है राज्यों से लेकर केंद्र में। इन चुनावों का महत्व कितना है आम जनमानस के कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल का समय दिया गया, मगर जिन बुनियादी चीजों पे भारतीय जनता पार्टी ने जनता का मत हासिल किया उस पर काम नहीं किया, चाहे फिर वो केंद्र की सरकार हो फिर वो चाहे राज्य की सरकार हो। मैं उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को पहाड़ के काम लाने की बात कही थी, उस पर इंच मात्र भी काम नहीं हुआ। इन 10 वर्षों में यदि आप जिले स्तर पर देखें तो जो पुल बनने चाहिए थे वो केंद्र के कानून के कारण पुल नहीं बन पाए। वो वन अधिनियम के कारण, चाहे वो यमकेश्वर का मामला हो, बीन नदी का पुल हो, किमसार मोटर मार्ग हो या सिंगताली पुल हो। और अगर पहाड़ का जवानी के काम आने की बात है तो आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर 12.5 लाख लड़के बेरोजगार हो गए, जो सेवा नियोजन कार्यालय से उनके नाम हटा दिए गए, उम्र 40 से ऊपर हो गई। और वर्तमान में 9.5 लाख बच्चे हैं
जो सरकार की नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, सरकार उन पर लाठियां बांध रही है। दुर्भाग्य देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेरोजगार संघ बन गया और उन बेरोजगार संघ ने भी इस लोकसभा में अपने नेता को आगे करके ताल ठोक दी। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की नाकामी के कारण नौजवान सड़कों पर आंदोलन के साथ साथ लोकसभा में भाजपा को चुनौती बने गए। अब आ जाइए प्रधानमंत्री जी का। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने यदि विकास के कोई काम किए होते जनमानस से जुड़े हुए, तो उनको ये ना कहना पड़ता कि भारत में केवल 4 जाति रहती हैं, गरीब, किसान, महिला और नौजवान। अब आप देख लीजिए भारत में गरीब की क्या हालत है। जिस देश का राजा ये कह दे कि 85 करोड़ शांति लोग यहाँ प्रसाद जी, मुझे एक बात बताइए जरा। अभी जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो मैं विपक्षी दलों के मुंह से सुन रही थी कि राज्य सरकार ने क्या किया है, राज्य सरकार ने क्या किया है, सब कुछ तो केंद्र सरकार कर रही है, हम केंद्र सरकार के भरोसे चल रहे हैं, केंद्र सरकार हमारे ऊपर मेहरबानी जताती है तब हम कुछ हमारा विकास हो पाता है। अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं तो केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। मैं आपको फिर बता दूं कि उत्तराखंड में केंद्र की 3 बड़ी योजनाएं चल रही हैं। एक ऑल वेदर रोड, जो एक भी वेदर झेल नहीं पा रही है, चारों तरफ से ट्रैफिक जाम हो जाता है, जरा सा बारिश में टूट जाती है। दूसरा रेल प्रोजेक्ट, मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिलक्यारा कांड आपने देखा ही होगा कि एक लाला ने वहां पर घोटाला किया और वो सुरंग गिरी और सरकार उसे बचाने के लिए कूद पड़ी, लाला के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी बात, जो स्मार्ट सिटी बनने की बात थी, देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम जो है रोक दिया गया, फंड रोक दिया गया और देहरादून के अंदर कूड़ा उठाने के लिए 119 करोड़ रुपए देने की बात आई थी, उस पर भी रोक लग गई। कहने का मतलब है केंद्र की तीनों योजनाएं ठप हो गई, टाइम फिस हो गई और उस पर केंद्र का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर ये तो बताएं कि ऑल वेदर के घोटाले पर किस पर कार्रवाई हुई और ये सिलक्यारा कांड हुआ, रेल प्रोजेक्ट के अंदर जो दुर्घटनाएं हुई हैं उस पर आपने ठेकेदारों पे क्या कार्रवाई करी और क्यों स्मार्ट सिटी जो है देहरादून जो है स्मार्ट सिटी की। शांति प्रसाद जी, हम जरा इस पर काम पर आगे हम इस पर फोकस बात करेंगे। आम आदमी पार्टी और कहीं ना कहीं कांग्रेस ही 5 की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाली है कांग्रेस की। जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई है इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी का, क्या रिएक्शन इस पर? जी देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो है कि कांग्रेस के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन किया है, जिसमें जो है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गोवा, गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में भी गठबंधन का काम चल रहा है और उत्तराखंड में भी अभी तक जो है कि कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है या नहीं लड़ रही है, गठबंधन का क्या तय होना है, ये ऊपर शीर्ष नेतृत्व में बातचीत चल रही है। और जहां तक पार्टी प्रदेश की बात है तो निश्चित रूप से कल देहरादून में एक मीटिंग हमने आहूत की है, उसमें सभी साथी मिलकर के जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे या पूर्व अपने पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनसे विचार विमर्श करके हम लोग भी जल्दी फैसला लेंगे प्रदेश स्तर पे हमने कैसा करना है। नहीं शिशुपाल जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि 5 की 5 लोकसभा सीटों पर अकेले कांग्रेस लड़ेगी या आम आदमी पार्टी भी अलग चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कुछ लोकसभा सीटों पर, जैसे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट है, यहाँ पर जो है जो पिछले विधानसभा में चुनाव हुआ था, यहाँ पे हमें कम से कम जो है 87,000 के आसपास वोट मिलने का लोगों ने अपना मतदान किया, अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया था। तो निश्चित रूप से हम भी एक पार्टी है, एक गठबंधन है, तो हम भी अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग करेंगे कि अगर एक सीट उत्तराखंड में हमें मिले तो हमें जो है नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से दिया जाए। तो ये तमाम बातें चल रही है, अभी टाइम है, अभी आचार संहिता की घोषणा नहीं हुई है और निश्चित रूप से गठबंधन के साथ हम कई जगह हम जो है आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे पंजाब में है तो हम दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें अभी है, लेकिन अभी पूरे दिशा निर्देश ऊपर से नहीं है। हम लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और जहां तक जो ये बीजेपी या कांग्रेस का सवाल है, निश्चित रूप से आज की तारीख में सारा माहौल आप देख रहे हैं, देश में किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, किस तरह से जो है कि मीडिया का खेल हो या कोई भी चीज हो, तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो चीज नहीं होती है वो चीजें भी बहुत बढ़ चढ़ करके दिखाया जाना एक गठबंधन को नुकसान है, विपक्ष का नुकसान करना चल रहा है। तो हमें तो आजकल कई बार कंफ्यूज होते हैं कि न्यूज पर भरोसा करे भी या न करे। तो
तो इस तरह की बातें चल रही है कि सब फला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो नहीं लड़ रहा है। एक पार्टी किसी व्यक्ति को टिकट दे, उनका अपना अधिकार है, उनका अपना काम है। तो निश्चित रूप से संगठन चुनाव लड़वाता है, सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। लेकिन गठबंधन के जो टिकटें हुई है उनको कह देना कि वो व्यक्ति चुनाव लड़ने से मना करने लग गया, फिर जाकर के चुनाव दूसरे नंबर को दिया, इस तरह की बातें मेरे हिसाब से न हो तो अच्छा है। ठीक है, लक्ष्मी अग्रवाल जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, लक्ष्मी जी क्या कुछ कहना चाहती हैं? कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और माला राजलक्ष्मी जी के लिए कहा जा रहा है कि उनके लिए तो गुमशुदगी के पोस्टर्स जो हैं वो चस्पा कर दिए गए थे और वो जाती नहीं है मिलने और तमाम उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो उनका जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं बेसिकली भारी पड़ेगा आपके कैंडिडेट पर। देखिए, कांग्रेस का तो काम है भ्रम फैलाना। आप उनको ये पूछिए कि कांग्रेस लापता के किस जगह लगे हैं पोस्टर या वो कहाँ नहीं गई है। बिल्कुल ये सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत भ्रम फैलाने वाली बात है। वो बराबर क्षेत्र में रहती है और जो उनसे मिलने जाता है या जो भी उन्हें कार्यक्रम में बुलाता है, जहां उनकी वो तो बिल्कुल वो वहां। हाँ, मैं आऊंगी इसके बाद, रुकिए। ये तो कांग्रेस को देखना चाहिए कि कांग्रेस को अपना कुनबा संभालना चाहिए। वो वहां पे परिवारवाद इतना हावी है। वो तो अच्छा हुआ कि टिहरी में उनका टिकट हो गया, वरना अभी भतीजी कह रही थी कि मुझे टिकट दो, वहां से हरिद्वार से पिताजी कह रहे हैं मुझे दो या मेरे बेटे को दो, कहीं से मेरी फूफी को टिकट दो। तो पूरा कुनबा जो है वो टिकटों की लड़ाई में लड़ने को तैयार बैठा है। वो तो पार्टी, वैसे तो अभी हम सोच रहे हैं कि पार्टी को जो है वो दे ही देना चाहिए था इन 5 लोकसभा सीटों पे टिकट। देखिए, माला लक्ष्मी शाह की जहां तक बात है, वो वो 3 बार की सांसद रही हैं और निश्चित रूप से उन्होंने अच्छा काम किया है। विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता कि आप धरातल पे देखिए, उनको 3 बार से जनता जिताती आई है लगातार। वो 4थी बार इस बार मैदान में है और एक महिला होने के नाते जिस तरह से वो काम करती है, सबसे मिलती है। निश्चित रूप से इस बार भी इस टिहरी के साथ साथ इस उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटें जो है वो भाजपा की झोली में उत्तराखंड से जाएंगी। क्योंकि देखिए, अगर अभी तमाम मुद्दों की बात कर रहे थे, आज जो कांग्रेस है वो मुद्दा विहीन हो गई है। उनके पास मुद्दे ही नहीं है। देखिए, सत्ता पक्ष तो चाहता है, हम तो चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष है कहाँ? विपक्ष ठहर कहाँ रहा है? विपक्ष का कुनबा तो बिखर रहा है और अभी चुनाव आते आते तो सुपड़ा साफ ना हो जाए। तो जहां तक बात है, आप गुंसोला जी को किसी नए को टिकट देते, सेकंड लाइन की लीडरशिप तैयार की होती है तभी तो टिकट देते आप। आपने 3 बार से हारे विधायक, उनको टिकट दिया है और निश्चित रूप से वो बहुत सौम्य व्यक्ति हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी में और लीडर्स नहीं है। अगर थे तो आप उनके आगे लाइए ना। आप तो ये मठाधीश जो है वो अपना कब्जा जमा के रखते कि हम है तो हमें, नहीं तो कोई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को मौका मिलता है, प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है, प्रत्येक कार्यकर्ता को कोई कहीं भी पहुंच सकता है। यहाँ पे परिवारवाद का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस में परिवारवाद इतना हावी है कि उस परिवार से आगे निकल के कोई देखने को तैयार ही नहीं है। और भाई, पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़वाते हैं कैंडिडेट को, तो कार्यकर्ता ही नहीं बचेंगे पार्टी में तो चुनाव कौन लड़वाएगा? जिस तरह से भगदड़ मच रही है, तो मुझे तो लगता नहीं कि चुनाव जब तक ये डिक्लेयर होंगे तब तक कोई कांग्रेस पार्टी में बचेगा। तो उनको अपना कुनबा संभालने की भी ध्यान देना चाहिए। जहां तक रही गुमशुदगी की रिपोर्ट, वो बिल्कुल सरासर, मैंने कहा ना कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। तो अब वो झूठे भ्रम फैला के कि वो आइएगा भाभी, मैं आपको ले चलूंगा। आइएगा, मैं ले चलूंगा आपको। मैं भी आपको ले चलूंगी काला जी, मैं आपको रायपुर विधानसभा ले चलूंगी। मैं आपको रायपुर विधानसभा ले चलूंगा जहाँ पर पोस्टर लगे थे, और मैं बोन गांव भी ले चलूंगा आपको। बोन गांव। मोहन जी, वीरेंद्र जी की प्रतिक्रिया के बाद, वीरेंद्र जी की प्रतिक्रिया के बाद आप अपनी बहस को कंटिन्यू करिएगा। रुकिएगा जरा। यशी जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी बात कर रही नए चेहरे की। अरे आपके पास 3 बार का पुराना चेहरा। अरे आपके पास खुद कार्यकर्ता नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं आपके पास। आपके पास तो अजय टम्टा। मैं आ रही थी, मैं इसी पर आ रही थी। मोहन काला जी, वेट फॉर अ मिनट। मोहन जी रुक जाइए, वीरेंद्र जी की रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आप वापस उस पर बहस कर सकते हैं। रुकेगा। वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, अजय टम्टा, अजय भट्ट और माला राजलक्ष्मी शाह, इन तीनों को बीजेपी ने टिकट दिया और ये वही लोग हैं जो पहले से सिटिंग इनके सांसद हैं। और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने इस बार प्रत्याशियों को जो घोषणा की है उसको कैसे देख रहे हैं? और ये जो टक्कर होगी या जो समीकरण बैठाए गए हैं उनको कैसे समझ रहे हैं? ठीक है, मोहन काला जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी, 1 मिनट वीरेंद्र जी को सुन लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा प्लीज। वीरेंद्र जी। देखिए यशी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि अब दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था, उनकी अपनी अपनी राय सुन रहा था। उन सबका अपना पार्टी का दर्द है और सबको एक ही आस है कि हम चुनाव को जीतें। बीजेपी की बहन लक्ष्मी जी को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने अपनी कैंडिडेट के बारे में जो व्याख्यान किया, शायद वो खुद भी मुझे ऐसा लगा उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हुआ कि वो खुद भी ना क्षेत्र से परिचित है और ना शायद कैंडिडेट से परिचित है और ना कैंडिडेट के कार्यों से परिचित है। देखिए, शाह परिवार सालों से रहा है इस सीट पे और राज परिवार होने के नाते जो उनको एक विरासत में जो ये सीट मिलती आई है एक हिसाब से, वो एक्चुअली देखिए अब आज का युग और आज की जनरेशन, आज की जनता अलग है। वो जमाना था जब लोग राजा महाराजाओं के प्रभाव और प्रकोप में रहते थे और उनको कुछ मानते थे। आज राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। पहली बात ये समझनी होगी। और लोकतंत्र में जनता जो होती है वो नेता के कार्यों को देखते हुए नेता के उस पर्टिकुलर लोकसभा क्षेत्र में उसने कितना काम किया है और कितने लोगों से, कितने कार्यकर्ताओं से वो जुड़ी हुई व्यक्ति है, उस बात पे निर्भर करता है। परंतु बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है आज मैं जो सबके सामने कहना चाहूंगा, वो है मोदी चेहरा। मोदी के नाम पे लोग वोट करेंगे। राजलक्ष्मी को अगर मैं कहूं तो राजलक्ष्मी जी को अगर आप सिर्फ ये भी कह दो कि आप सिर्फ अगर उनके चेहरे पे अगर कोई वोट मांगे, सिर्फ उनके चेहरे पे वोट मांगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई 20,000 से ज्यादा वोट उनको पड़ सकता है। ये सच्चाई है। क्षेत्र बहुत बड़ा है, टिहरी लोकसभा क्षेत्र। पहले ये जानना होगा कि इस लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। आप ट्यूनी से लेकर के विकासनगर, सहसपुर, देहरादून, मसूरी, टिहरी और आप इसमें पूरे जाइए उत्तरकाशी बेल्ट में कितना बड़ा क्षेत्र है ये। रवैया क्षेत्र इसमें आता है, आप पुरोला क्षेत्र इसमें आता है। तो पहले आपको ये तो समझना होगा कि यहाँ पे जो सिटिंग विधायक है वो बीजेपी के हैं। और देखिए कुछ फायदा राजलक्ष्मी जी को वहां से होता है कि सिटिंग जो एमपी है, एमएलए है, वो सारे विधायक वहां ज्यादातर विधायक बीजेपी के हैं। उनका एक अपना वोट बैंक है, वोट आधार है और वो वोट बीजेपी को ट्रांसफर होगा। दूसरी चीज, बाकी मोदी एक बहुत बड़ा रोल है, मोदी बहुत बड़ा चेहरा है। जिनके लिए लोग वोट करेंगे उनको देख के लोग वोट करेंगे। राजलक्ष्मी का खुद का काम और क्रेडिटिबिलिटी इस वक्त में अगर आंकूं तो उनकी इस चुनाव में 10% भी नहीं है। ये सच्चाई है, इनको जानना होगा। और दूसरी बात, देखिए थोड़ा सा मुझे आप वक्त दीजिए, 1 मिनट का और वक्त मांगना चाहूंगा मैं आपको जी। शायद लक्ष्मी जी को ये नहीं पता कि आप जब सहसपुर और विधानसभा क्या विकासनगर से वोट मांगेंगे तो लोग राजलक्ष्मी को तो आधे से ज्यादा आज का युवा वोटर तो पहचानता भी नहीं है, उन्होंने तो सच में देखा भी नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सांसद निधि जो आती है कहां जाती है, किसको पता, कब बढ़ती है, किसके माध्यम से बढ़ती है, आज तक नहीं पता। और राजलक्ष्मी जी को ये पूछ लीजिए कि क्या आप अपने लोकसभा क्षेत्र ट्यूनी कभी गई है, चक्राता का दौरा कभी आपने किया है? पूछिए तो सही, उन्होंने ट्यूनी देखा ही नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोग जमीन पे बात करो ना, ट्यूनी के कार्यक्रम में दिखा दूं, हकीकत पे बात करिए ना। ट्यूनी के कार्यक्रम के फोटोग्राफ्स दिखा दूं क्या? तब मानेंगे कि नहीं गई है ट्यूनी के कार्यक्रम की फोटोग्राफ आपके पास, मुझे नहीं मालूम किस कब रातों रात वो ट्यूनी का दौरा करी होगी, लेकिन क्षेत्र की जनता उन्हें नहीं पहचानती है। वीरेंद्र जी जवाब लेते हैं, वापस आते हैं आपके पास। मोहन काला जी अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रवक्ता है सम्मानित, वो अभी परिवार पर बड़े बड़े भाषण देने का काम कर रही थी। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि और मुझे, और अभी राजलक्ष्मी साहब भी आप बातें बता रही थी, मुझे नहीं पता कि वो आप एक जनप्रतिनिधि रही हैं, इससे पहले आप जिस दल में रही, मैं उस पर यहाँ नहीं जाना चाहता हूँ ऑन डिबेट, पर मैं आपसे पूरी शिद्दत के साथ ईमानदारी से आज चैनल पर पूछ रहा हूँ। आप मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, कितनी बार आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी सहसपुर का,
ईमानदारी से बताइएगा मुझे आप कि कितनी बार आपने वहां लक्ष्मी शाह को देखा है, कितनी बार, ईमानदारी से मुझे बताइएगा। आपने खुद नहीं देखा होगा अपने क्षेत्र में, सहसपुर के क्षेत्र में। रही बात अगर आप परिवारवाद की बात करती हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। अरे हमारा परिवार इसलिए क्योंकि आप परिवार के लोग हैं, हमारा परिवार है। अरे हम जो अपने परिवार को छोड़ के भाग गए। चलिए मोहन जी बीजेपी को छोड़ते हैं, जरा मुझे ये बताइए, अभी शिशुपाल सिंह रावत जी इस बात को कह रहे थे कि 5 लोकसभा सीट में एक सीट पर मांग की जा रही है, आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि उनको भी चुनाव लड़ना है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मोहन काला जी जवाब दीजिए मेरे सवाल का। बासरी स्वराज को आपने टिकट दिया, कौन है मुझे बताइए, कौन है वो मुझे बताइए। लक्ष्मी जी अमित कपूर कौन है मुझे बताइए। लक्ष्मी जी होल्ड ऑन प्लीज। मोहन काला जी पहले तो इस बात का जवाब दीजिए, अभी शिशुपाल सिंह रावत जी कह रहे थे कि 5 लोकसभा सीट में एक सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। मोहन काला जी आप परिवार की बात मत करिए यहाँ पर, और आप अपने नेहा जोशी के परिवार पर जाइए। गणेश जोशी, नेहा जोशी, हरवंश कपूर, सविता कपूर, अमित कपूर, विजय भोगड़ा, सौरभ भोगड़ा, ये परिवारवाद नहीं है क्या? अमित शाह, जय शाह, ये परिवारवाद नहीं है क्या? ये कौन सा परिवारवाद है मुझे बताइए। स्मृति ईरानी और उसकी बेटी सुषमा स्वराज और उनकी बेटी, ये कौन सा है? मोहन काला जी सुन लीजिए जरा, एंकर की भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में मोहन जी को म्यूट करिए आप, इसलिए परिवार पर बात ना करिए यहाँ बैठ के, क्योंकि राजनाथ सिंह के दोनों बेटे राजनीति में। मैं आपके टर्न पे नहीं बोल रही, आप मेरे टर्न पे क्यों बोल रहे हैं? जब मैं आपके टर्न पे नहीं बोली, काला जी और पेशेंस रखो। रही बात अगर शिशुपाल रावत जी ने, यशी जी अगर शिशुपाल रावत जी ने बात की है, तो इस पर हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो इस पर बैठ के तय करेगा। वो हमारे गठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने अपनी बात रखने का काम किया है शिशुपाल रावत जी ने, और इस पर जो है राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, अब वो आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व होगा वो जब कांग्रेस के गठबंधन से बात करेगा या इंडिया गठबंधन से बात करेगा, तो जैसे अन्य राज्यों में जो है सारे गठबंधनों ने बैठकर समझौते किए हैं, अगर उस पर कई बात बनेगी तो हो सकता है कि वो जो है शिशुपाल रावत जी की बात पर मोहर लगे। पर ये इंडिया गठबंधन ने तय करना है, और गठबंधन के जो दल हैं ये उन्होंने तय करना है, और उत्तराखंड को लेकर भी उन्होंने फैसला लेना है। तो जो फैसला आएगा वो मान्य होगा, जो भी कांग्रेस गठबंधन का फैसला होगा वो मान्य होगा। ठीक है, मैं लक्ष्मी जी से एक सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर रुक करेंगे शांति प्रसाद जी का। शांति प्रसाद जी, अगर हम यूकेडी की बात करें तो यूकेडी में क्या बदलाव इस बार देखने को मिलेंगे? क्योंकि पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं यूकेडी संघर्ष कर रही है। इस बार इससे पहले आपके कई प्रवक्ता आए, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हम इस बार बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, और जनता के जो मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड के बेसिक मुद्दे हैं, हम उन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया यशी जी। हमारा उद्देश्य है उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं वो जन जन तक पहुंचाना, और लगातार स्थानीय मुद्दों पर हम सरकार से रूबरू होते रहे हैं, और इस लोकसभा में भी हम वही मुद्दे बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है इस बार चुनाव में कि देश के अंदर 4 जात हैं, गरीब, किसान, महिला और जवान, और हम यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बताए 85 करोड़ गरीब कैसे बन गए, 5 किलो राशन पे कैसे आश्रित हो गए, देश को लोकतंत्र को बने हुए 75-80 साल हो गए। अगर ये हाल है तो इसका मतलब आपका फेलियर है। किसान सड़कों पे पिट रहे हैं, दोगुनी आमदनी हुई नहीं है, और पहाड़ के किसान को 500 रुपए जो है किसान निधि के ऊपर बांध कर आपने रखा है, जबकि किसान को खेत से दूर जंगली जानवरों ने किया। आपने वन अधिनियम में परिवर्तन क्यों नहीं कराया? महिलाओं की परिस्थिति हम बता रहे हैं जनता के बीच में जाकर कि सड़कों पे प्रसव हो रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, बाढ़ से पलायन हो रहा है, बड़ी महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने पिछले 10 सालों में क्या किया ये बताने की जरूरत नहीं है। हम पेंशन स्टेट हैं, उत्तराखंड के अंदर पेंशन आधारित जीवन जीने वालों की संख्या ज्यादा है। आपने जो सेना में अग्निवीर बनाकर पहाड़ के जो है नौकरियां छीन ली, शादियां रुक गई क्योंकि अग्निवीरों से कोई शादी करने को तैयार नहीं है। जो ये इस तरह का व्यवस्था बनाकर आपने पूरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को खत्म किया है, इसको हम मुद्दा बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बेईमानी यहाँ सामने दिख गई। 10 साल में केंद्र के नेताओं को जब अपनी कोई सफलता बताने के लिए नहीं रही, तो जाती हुई सरकार ने CAA लाकर ये कह दिया कि हमारा वादा था। हम कह रहे हैं कि अगर आपका वादा ये था, आपने पूरा किया, अच्छी बात है, पर ये बताइए आप बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानियों की चिंता कर रहे हैं और उत्तराखंड के नौजवानों पर लाठियां बजा रहे हैं।
आप बताइए, अगर बांग्लादेशियों को, अगर आप पाकिस्तानियों को, अफगानिस्तानियों को यहाँ पर आप भारतीय नागरिकता देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे उधम सिंह नगर में आपने बंगालियों को बसा दिया जो पाकिस्तान से आए थे, बांग्लादेश से? फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर आप यहाँ पर आकर हमारी छाती पे बसा दो? वैसे हम यहाँ पर आपकी कार्यकारिणी को भंग किया गया, उसके बाद उसका गठन भी नहीं हो पाया और इस पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। आलाकमान इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस तरीके के आरोप है आम आदमी पार्टी पर। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से थोड़ा संगठन बनाने में समय लगा है, और समय इसलिए लगा है कि आप देख रहे हैं कि प्रदेश की हालत क्या है। सच्चाई जानकारी जाननी बहुत जरूरी है। आपके माध्यम से आपने सवाल अच्छा उठाया। आप ये देख लीजिए कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेताओं पर, हरक सिंह रावत जी है उनके करीबियों पर, जिसमें लक्ष्मी राणा भी शामिल है, उन पे सीबीआई ईडी का कुछ जांच हुई है, क्या बात हुई थी। और उसके बाद उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को अच्छा विकल्प मान लिया। 27 साल उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है, लिखा कि किसी कांग्रेसी ने मेरे पक्ष में नहीं बोला। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति चल रही है। आम आदमी पार्टी, मैंने कहा, पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर गोवा, गुजरात, दिल्ली में सब जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़े थे। उसमें से सबसे जो अच्छा रिजल्ट हमारा रहा है उत्तराखंड में रहा। 3.5% वोट लोगों ने हमें दिया है। और आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में फर्क यह है कि हम लोग, आम आदमी पार्टी वाले, राजनीति को बदलने आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन हम नीतिगत तरीके से चलते हैं। और इसीलिए आज मात्र जो है आम आदमी पार्टी 10-12 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। कई जो है उसके सैकड़ों विधायक है, सांसद है, राज्यसभा सांसद है, और ईमानदार कट्टर पार्टी जो आज ईमानदारी का चोला जिसके पास है, जो ईमानदारी का जिसके पास तगमा, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। क्योंकि कई तरह के हमारे को आज चारों तरफ से परेशान किया जा रहा है, ये सब जान रहे हैं। आप और अन्य प्रदेशों की बात ले लीजिए, तो इस टाइम जो है सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है तमाम तरह के प्रलोभन, डरावनी चीजें लगा करके लोगों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, अपने को मजबूत दिखाने का काम किया जा रहा है। और चारों तरफ से, चाहे किसान हो, चाहे आज वकील लोग हो, सारे के सारे, कोई ईवीएम के खिलाफ है, कोई महंगाई के खिलाफ है, कोई बेरोजगारी के खिलाफ है। तो तमाम चीजें चल रही है। जनता इस बात को समझ रही है। आम आदमी पार्टी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कल हमारी एक अत्यावश्यक बैठक है प्रदेश में। उस बैठक के बाद हम लोग हाईकमान से भी वार्तालाप हमारी चल रही है, प्रभारी सहप्रभारी के संज्ञान में है। और कुछ इस तरह की बातें हुई है कि जैसे जिसको पद दिया और उसको जो है बीजेपी ने डोरा डाल के, या अपना जो है कि स्वार्थ, जैसे भी जो आप समझ सकते हैं, इस तरह से लोगों का पलायन हो जाता है पार्टियों में। तो थोड़ा सा इतनी जल्दी हमें नहीं है, हम काम कर रहे हैं, हम लोगों की आवाज उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का एक जो सिस्टम है काम करने का, मैं आज आपको बता दूं कि आज भी जब हमने पिछली बार 2022 में चुनाव लड़ा था, तो हमने हर घर में जो है, चाहे बिजली गारंटी योजना हो, महिला गारंटी योजना हो, अन्य जो हमारी स्कीमें थी, अपनी गारंटियां थी केजरीवाल जी की, उन गारंटियों के माध्यम से हमारे पास पूरे उत्तराखंड का फीडबैक है। हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से जैसे लोकसभा चुनाव होंगे, देखिए शिश्वा जी, फिर भी कार्यकारिणी का होना बहुत जरूरी होता है, एक संगठन का होना बहुत जरूरी होता है। माफ कीजिएगा मोहन जी, वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे जो सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस ने भी अब कर दी है, बीजेपी ने भी 3 सीटों पर कर दी है। अभी 2 सीटों पर दोनों ही पार्टियों का मंथन जारी है। साथ ही साथ यूकेडी और आम आदमी पार्टी के अपने अपने रिएक्शंस है। फिलहाल देखना होगा कि जनता किसे सरमात रखती है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।